दोस्तों, जिस पल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि भारत पर लगाया गया भारी भरकम 25% टैरिफ अब घटाकर सिर्फ 18% किया जा रहा है, उसी पल अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नक्शा बदलता हुआ दिखाई देने लगा। यह कोई मामूली आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि यह उस भारत की जीत थी जिसे कभी दबाव में झुक जाने वाला देश समझा जाता था। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो वर्षों से अपने फैसले दुनिया पर थोपती आई थी, वही अमेरिका आज भारत के सामने नरम पड़ता नजर आ रहा था। यह खबर सिर्फ व्यापार से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक ताकत, धैर्य और दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी, जिसने साबित कर दिया कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से सौदे करता है। पिछले 13 महीनों से अमेरिका लगातार भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जाती, कभी व्यापार रोकने की चेतावनी दी जाती, तो कभी खुले मन से भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती। पहले 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया, फिर कुछ ही दिनों में इसे बढ़ाकर 26% कर दिया गया। उसके बाद बदले की भावना में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया गया और अंत में इस पर भी एक्स्ट्रा टैक्स जोड़कर भारत पर लगभग 50% तक का बोझ लाद दिया गया। अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ था, या तो भारत झुके और उनकी शर्तें माने, या फिर आर्थिक चोट सहता रहे। दुनिया को लग रहा था कि इतनी बड़ी ताकत के सामने भारत शायद पीछे हट जाएगा, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। भारत ने न तो गुस्से में बयान दिए, न धमकियां दी और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रास्ता चुना जो बड़े रणनीतिक खिलाड़ी चुनते हैं, शांति, धैर्य और सटीक चालों का रास्ता। जब 38 साल जारी देखने को मिलेगा, शांति नरेंद्र मोदी है। अमेरिका दबाव बना रहा था, उसी वक्त भारत चुपचाप दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों के दरवाजे खोल रहा था। यूरोप से लेकर ब्रिटेन तक, ओमान से लेकर न्यूजीलैंड तक, भारत ने एक के बाद एक बड़े व्यापारिक समझौते कर लिए। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ जुड़ने लगी और भारत का निर्यात नए नए रास्तों से उड़ान भरने लगा। अमेरिका समझ ही नहीं पाया कि जिस देश को वह कमजोर करने चला था, वही देश अब उसके बिना भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसका असर खुद अमेरिका के भीतर दिखने लगा। अमेरिकी कंपनियां परेशान होने लगी क्योंकि भारतीय सामान महंगा होने से उनकी लागत बढ़ गई थी और बाजार में दूसरे देशों के सस्ते प्रोडक्ट उनकी जगह लेने लगे थे। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक और आईटी सर्विसेज से लेकर ऑटो पार्ट्स तक कई सेक्टरों में अमेरिकी कारोबार को नुकसान होने लगा। मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए ही घाटे का सौदा बनती जा रही है। बिजनेस लॉबी ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और तभी व्हाइट हाउस को एहसास हुआ कि खेल उल्टा पड़ चुका है। दबाव अब भारत पर नहीं, बल्कि अमेरिका पर था। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि भारत पहले झुके, प्रधानमंत्री खुद फोन करें और किसी तरह समझौते की पहल करें, लेकिन भारत ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जब भारत ने यूरोपियन देशों के साथ बड़ी ट्रेड डील कर ली और दुनिया की बड़ी जीडीपी भारत से जुड़ गई, तब जाकर अमेरिका को समझ आया कि अगर अब भी नहीं संभले तो वह भारतीय बाजार हमेशा के लिए खो सकता है। यहीं से तस्वीर पलटी और वही अमेरिका जो कल तक धमकी दे रहा था, आज बातचीत के लिए खुद आगे आया। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई और कुछ ही देर बाद दुनिया के सामने ऐलान कर दिया गया कि भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया जा रहा है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि अमेरिका की हार और भारत की रणनीतिक जीत का खुला ऐलान था। भारत में इस खबर के आते ही राजनीतिक गलियारों में उत्सव जैसा माहौल बन गया। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। संसद में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और इसे भारत की कूटनीति की ऐतिहासिक सफलता बताया गया। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि लोग आलोचना कर रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने धैर्य रखा और उसी धैर्य का फल आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि यह डील सिर्फ आज की जीत नहीं है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है, जिससे निवेश बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन जैसे ही देश में जश्न का माहौल बना, राजनीति ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी।
संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और धोखा है के नारे गूंजने लगे। सबसे आगे खड़े थे राहुल गांधी, जिन्होंने आरोप लगाया कि यह डील दबाव में आकर साइन की गई है और इसके पीछे सरकार की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इसे सीधे सीधे किसानों के साथ विश्वासघात करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि इससे सारी बात को चारों करने के साथ दबाव एक बात को सारी बारह है कि जारों को दोनों तो के लिए समझौते से विदेशी कृषि उत्पाद भारत में आएंगे, जिससे भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे और साथ ही अब भारत को महंगा अमेरिकी तेल खरीदना पड़ेगा, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कहा कि इस डील में कृषि क्षेत्र के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। किसानों को पूरी सुरक्षा दी गई है और किसी भी विदेशी दबाव के आगे भारत ने झुकने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि देश के किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनके साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी राजनीतिक कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े। सरकार का दावा है कि यह ट्रेड डील भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में और तेजी से आगे ले जाने वाली है। असल में यह पूरी ट्रेड डील किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि यह महीनों तक चली एक ऐसी रणनीतिक जंग का नतीजा थी जिसमें भारत ने बिना शोर मचाए हर चाल बेहद सोच समझकर चली। जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर भारत को घेरने में लगा था, उसी वक्त भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अब उसकी अर्थव्यवस्था किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने एक के बाद एक नए व्यापारिक रास्ते खोल दिए, जिससे उसका निर्यात कई दिशाओं में फैल गया। यूरोप, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हुए समझौतों ने भारत के लिए ऐसे विशाल बाजार खोल दिए जहां अमेरिकी कंपनियों का दबदबा पहले से था। जैसे जैसे ये नए दरवाजे खुले, वैसे वैसे अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि भारत उसके नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है और अगर अभी भी दबाव की राजनीति जारी रही तो अमेरिका खुद अपने सबसे बड़े उभरते हुए बाजार से हाथ धो बैठेगा। यही वजह थी कि अमेरिकी कारोबारियों ने सबसे पहले आवाज उठाई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर इस टैरिफ वॉर का फायदा किसे हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो अमेरिकी उद्योगों को झेलना पड़ रहा है। भारतीय दवाइयां महंगी होने से अमेरिका में स्वास्थ्य खर्च बढ़ने लगा, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स के दाम चढ़ने से महंगाई बढ़ने लगी और आईटी सर्विसेज महंगी होने से अमेरिकी कंपनियों की लागत आसमान छूने लगी। धीरे धीरे मीडिया में यह चर्चा आम हो गई कि यह ट्रेड वॉर अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। दबाव अब भारत पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस पर था और यही वो मोड़ था जहां खेल पूरी तरह पलट गया। जब भारत ने यूरोपीय देशों के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन की और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ जुड़ गईं, तब अमेरिका को यह साफ दिखने लगा कि भारत अब वैकल्पिक बाजारों का सुपर हब बन चुका है। अमेरिका के बिना भी भारत आगे बढ़ सकता है, लेकिन भारत के बिना अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी डर ने आखिरकार ट्रंप प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया। यही कारण था कि वही राष्ट्रपति जो कल तक धमकी दे रहे थे, आज खुद बातचीत के लिए आगे आए और कुछ ही घंटों में टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं था, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक शक्ति का संकेत था जहां भारत अब आदेश मानने वाला नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। अब अगर इस डील के असर की बात करें तो इसके परिणाम सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका सीधा असर हर आम भारतीय की जिंदगी पर पड़ेगा। टैरिफ घटने से भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते होंगे, जिससे निर्यात तेजी से बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को बड़ा मुनाफा मिलेगा। जब कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो नए कारखाने खुलेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर और मजबूत होगा और डॉलर की आमद बढ़ने से रुपया मजबूत होगा। शेयर बाजार में तेजी आएगी और देश की जीडीपी को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर यह डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। यही वजह है कि सरकार इसे आने वाले दशकों का टर्निंग पॉइंट बता रही है। भारत अब सिर्फ सस्ता मजदूर देने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देश का झुकना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया भारत की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ग्लोबल साउथ के देशों में भारत का कद और ऊंचा हुआ है और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी यह एक बड़ा रणनीतिक जवाब माना जा रहा है।
लेकिन इस ऐतिहासिक मोड़ पर भी भारत की राजनीति अपनी पुरानी पटरी से नहीं उतरी। जहां सरकार इसे देश की जीत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे धोखा साबित करने में जुटा है। किसानों के नाम पर डर दिखाया जा रहा है, महंगाई का भूत खड़ा किया जा रहा है और दबाव में समझौते की कहानी सुनाई जा रही है। मगर हकीकत यह है कि अब तक सामने आए तथ्यों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कृषि क्षेत्र को कोई नुकसान होने जा रहा है। उल्टा निर्यात बढ़ने से कई कृषि उत्पादों को नए बाजार मिलने वाले हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। सच तो यह है कि यह डील भारत के आत्मविश्वास की जीत है। यह उस नए भारत की पहचान है जो अब डरकर नहीं बल्कि दमखम से फैसले करता है। जिस देश को कभी विदेशी ताकतें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती थीं, वही देश आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका का झुकना सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक संतुलन का संकेत है जहां भारत अब केंद्र में खड़ा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर देने वाली यह ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ के आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब डरकर नहीं, दमखम से फैसले करता है। यह वही भारत है जिसे कभी वैश्विक राजनीति में नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है। 13 महीनों तक चले दबाव, धमकियों और आर्थिक हमलों के बावजूद भारत का धैर्य नहीं टूटा, उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया और उसकी रणनीति कमजोर नहीं पड़ी। उल्टा हर हमले के साथ भारत और मजबूत होता चला गया और अंत में वही अमेरिका जो कभी आदेश देता था, आज से तावी है भारत के साथ पूरे वनिशाने के बात करेंगे, बावजूद और प्रदेश के लिए बात करने हो और उसके बाद करते हो कि भारत का समझौते की मेज पर झुका हुआ दिखाई दिया। यह डील इस बात का प्रमाण है कि शांति और समझदारी से लड़ी गई लड़ाइयां सबसे बड़ी जीत दिलाती है। भारत ने न शोर मचाया, न दुनिया से शिकायत की, न किसी को दोष दिया, उसने बस अपने विकल्प मजबूत किए, नए रास्ते खोले और दुनिया को यह दिखा दिया कि अब वह किसी एक बाजार पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। यही वजह थी कि जब अमेरिका ने दबाव बनाया तो भारत के पास दर्जनों दरवाजे खुले थे और अमेरिका के पास सिर्फ पछतावा बचा था। यह रणनीति आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल ट्रेड का सुपर पावर बनाने की नींव बन सकती है। आर्थिक नजरिए से यह समझौता भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निर्यात में तेजी, निवेश में उछाल, रोजगार के नए अवसर, मजबूत रुपया और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यह सब सिर्फ सपने नहीं बल्कि आने वाले समय की हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। जिस डर से दुनिया भारत को देखती थी कि कहीं वह दबाव में आकर झुक न जाए, आज वही दुनिया भारत की मजबूती का उदाहरण देने लगी है। यह डील भारत को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगी बल्कि आत्मनिर्भर और प्रभावशाली भी बनाएगी। राजनीतिक शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास हमेशा नतीजों को याद रखता है, बयानबाजी को नहीं। आने वाले सालों में जब भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, जब युवाओं के हाथों में रोजगार होंगे और जब भारतीय उत्पाद पूरी दुनिया में छाएंगे, तब यही डील एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद की जाएगी। तब कोई यह नहीं पूछेगा कि किसने क्या नारा लगाया था, बल्कि सब यह जानना चाहेंगे कि भारत ने वो ताकत कैसे हासिल की जिसने अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। असल में यह ट्रेड डील भारत के आत्मविश्वास की जीत है, उसकी कूटनीति की ताकत है और उसके उज्जवल भविष्य की झलक है। यह उस नए भारत की शुरुआत है जो अब किसी के इशारों पर नहीं चलता बल्कि दुनिया को दिशा दिखाता है। आज टैरिफ घटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत की हैसियत कई गुना बढ़ चुकी है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि यह भारत के उभरते हुए सुपर पावर बनने की घोषणा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, अगर आज से करीब 10-15 साल पीछे लौटकर देखा जाए तो उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट्स एक बात बार बार कहते थे। वे कहते थे कि भारत एक दिन अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देशों को सीधी टक्कर देगा। तब यह बात सुनने में अच्छी जरूर लगती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता था कि यह सपना बहुत दूर का है। माना जाता था कि भारत को उस मुकाम तक पहुंचने में कम से कम 40-50 साल लग जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया की सोच ही उलट दी है। जिस भारत के लिए कहा जा रहा था कि भविष्य में वह महाशक्ति बनेगा,
वही भारत अब वर्तमान में ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ाने लगा है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया की सबसे चालाक, सबसे सख्त और सबसे शर्तें लगाने वाली इकाई मानी जाने वाली यूरोपियन यूनियन को भी भारत के आगे झुकना पड़ा है। जी हां, वही यूरोपियन यूनियन जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर भारत पिछले 19 सालों से बातचीत कर रहा था। 19 साल यानी लगभग 2 दशक, इतने लंबे समय तक बातचीत चलती रही, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़ंगा, कोई ना कोई बहाना और कोई ना कोई नई शर्त सामने रख दी जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि यूरोप जानबूझकर इस डील को लटकाए रखना चाहता है ताकि भारत को खुला मैदान ना मिल सके। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हालात यह हैं कि यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर और ताकतवर देशों के साथ भारत का एफटीए साइन हो चुका है। और यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह एक ऐसा फैसला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह डील भारत की बढ़ती ताकत, उसकी कूटनीति और उसकी नई पहचान की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन यूरोपीय देशों के साथ यह समझौता हुआ है वे वही देश हैं जो टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इंडस्ट्रियल पावर में पूरी दुनिया में सबसे आगे माने जाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश दशकों से हाई एंड मशीनरी, भारी उद्योग, ऑटोमोबाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी के किंग माने जाते रहे। बड़े बड़े इंजन, मेगा कंस्ट्रक्शन मशीनें, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इन सब में यूरोप का कोई जवाब नहीं था। और यही वजह थी कि यूरोप भारत को एक सस्ते बाजार से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू किया, यूरोप के माथे पर शिकन आने लगी। जैसे जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज किया, वैसे वैसे यूरोप को डर सताने लगा। उन्हें लगने लगा कि अगर भारत को खुली छूट मिल गई तो आने वाले समय में भारत उनके ही बाजार में उन्हें टक्कर देगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत को रोकने का खेल। यूरोप खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन चालें बेहद शातिर थी। कभी पर्यावरण के नाम पर कार्बन टैक्स की बात की गई, कभी लेबर लॉज और वर्किंग कंडीशंस का मुद्दा उठा दिया गया, कभी डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के नाम पर नियमों का जाल बिछा दिया गया। असल मकसद सिर्फ एक था, भारत की रफ्तार को धीमा करना। खासकर 2013 के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स पर ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े किए जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का बाजार मुश्किल बनता चला गया। 2021 में तो यूरोप ने एक और बड़ा हथकंडा अपनाया, CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सुनने में यह पर्यावरण बचाने की योजना लगती है, लेकिन हकीकत में इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे मैन्युफैक्चरिंग देशों पर पड़ने वाला था। यूरोप अच्छी तरह जानता था कि अगर भारत को सस्ते और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने दिया गया तो जर्मनी और फ्रांस की इंडस्ट्रीज को सीधा नुकसान होगा। यही वजह थी कि 19 सालों तक एफटीए की फाइल आगे पीछे होती रही, लेकिन फाइनल स्टेज तक कभी नहीं पहुंच पाई। हर बार कोई नई शर्त, कोई नया नियम और कोई नई अड़चन सामने रख दी जाती थी। कई एक्सपर्ट्स तो यह मानने लगे थे कि भारत और यूरोप के बीच एफटीए शायद कभी होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जैसे जैसे भारत ने अपने पत्ते सही तरीके से खेलने शुरू किए, पूरी दुनिया का नजरिया बदलने लगा। भारत ने सिर्फ यूरोप पर निर्भर रहना छोड़ दिया। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह भारत ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। भारत की सप्लाई चेन मजबूत हुई, लॉजिस्टिक्स बेहतर हुए और भारतीय प्रोडक्ट्स ने धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में जगह बनानी शुरू कर दी। और तभी यूरोप को एहसास हुआ कि अब अगर भारत को और रोका गया तो भारत यूरोप को बाईपास करके अपने रास्ते खुद बना लेगा। यानी यूरोप को यह समझ आ गया कि अब भारत को रोकना मुमकिन नहीं है। अब या तो भारत के साथ चलो या फिर पीछे छूट जाओ। यहीं से यूरोप की सोच बदली, बातचीत की टेबल पर यूरोप का रवैया बदला, शर्तों का वजन कम हुआ और समझौते की राह खुलने लगी। और आखिरकार वह दिन आ गया जब 27 यूरोपीय देशों को भारत के साथ एफटीए साइन करना ही पड़ा। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को सिर्फ 2 ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए, तब भी यह डील छोटी नहीं है। आज भारत और यूरोप मिलकर दुनिया की लगभग
25% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दुनिया की हर चौथी कमाई कहीं ना कहीं भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। अब सोचिए, जब ऐसे दो दिग्गज हाथ मिलाते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर क्यों नहीं पड़ेगा। आज भारत का कुल एक्सपोर्ट करीब 824 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, वहीं इंपोर्ट लगभग 900 अरब डॉलर के आसपास है। अब तक भारत ज्यादा खरीदता था और कम बेच पाता था, लेकिन यूरोप के साथ ये एफटीए इस तस्वीर को बदलने वाला है। जैसे ही भारतीय प्रोडक्ट्स पर यूरोप में टैक्स कम होगा, उनकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा रोजगार। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड पहले ही तेजी से बढ़ रहा था। 2025 में दोनों के बीच कुल व्यापार 136 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है और अब एफटीए के बाद यह आंकड़ा और तेजी से ऊपर जाने वाला है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि भारत और यूरोप मिलकर करीब 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को आपस में खोल चुके हैं। दोस्तों, अब जरा इस पूरी डील को जमीनी हकीकत के नजरिए से समझिए। जब कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसका सबसे बड़ा असर कागजों पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों, मजदूरों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस ऐतिहासिक एफटीए का असली खेल भी यहीं से शुरू होता है। यह समझौता भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का स्थायी खिलाड़ी बनाने की सीढ़ी है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें इस डील से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। भारत पहले से ही फार्मास्यूटिकल्स के मामले में दुनिया का बड़ा नाम है। यूरोप की दवाइयों की जरूरत का बड़ा हिस्सा पहले ही भारत पूरा कर रहा है, लेकिन अब तक भारी भरकम टैक्स और रेगुलेटरी अड़चनों की वजह से भारतीय दवाइयां महंगी पड़ जाती थी। एफटीए के बाद ये रुकावटें हटेंगी और भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए यूरोप का बाजार पूरी तरह खुल जाएगा। इसका सीधा मतलब है भारत से दवाइयों का निर्यात कई गुना बढ़ेगा और लाखों नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। बर्तानोसी कोर्ट एक बात कर रहे थे। इसके बाद आता है टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर। यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा फैशन और कपड़ों का बाजार माना जाता है। अभी तक भारत को बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिलती थी क्योंकि उन्हें कई मामलों में टैक्स में छूट मिल जाती थी। लेकिन अब भारत और यूरोप के एफटीए के बाद यह मुकाबला बराबरी पर आ गया है। भारतीय कपड़े यूरोप में सस्ते होंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी और भारत के टेक्सटाइल हब्स पे कामकाज तेज होगा। इसका असर सीधे सीधे छोटे कारोबारियों और मजदूरों तक पहुंचेगा। ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स का मामला तो और भी दिलचस्प है। यूरोपियन यूनियन खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ है, लेकिन लागत बढ़ने और सख्त नियमों की वजह से यूरोप की कंपनियां अब वैकल्पिक सप्लायर ढूंढ रही हैं। भारत इस मौके पर बिल्कुल सही जगह खड़ा है। एफटीए के बाद भारतीय ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूरोप के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक सीधे पहुंच सकेंगे। यानी भारत सिर्फ सामान बेचने वाला नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप की इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन जाएगा। आईटी और सर्विस सेक्टर को भी इस समझौते से बड़ा फायदा मिलने वाला है। यूरोप को बड़ी मात्रा में आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस की जरूरत है। भारत इस मामले में पहले ही दुनिया का भरोसेमंद नाम है। एफटीए के बाद वीजा, डेटा फ्लो और सर्विस एक्सपोर्ट से जुड़े कई मुद्दों पर राहत मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूरोप की बड़ी कंपनियों के लिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और भी जरूरी हो जाएंगे। अब जरा दूसरी तरफ का खेल भी समझिए। यूरोपियन यूनियन भारत को क्या बेचता है? यूरोप से भारत में हाई एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एरोस्पेस और एविएशन पार्ट्स, एडवांस ऑटोमोबाइल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी आती है। एफटीए के बाद यह सामान भारत के लिए सस्ता होगा। इसका फायदा भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिलेगा क्योंकि बेहतर मशीनरी और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस पूरी डील को फायदे नुकसान की तराजू पर तौलें तो लॉन्ग टर्म में पलड़ा भारत की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आता है। वजह साफ है, भारत अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में ग्रोथ की स्पेस काफी बड़ी है। वहीं यूरोप पहले से ही एक मैच्योर मार्केट है जहां ग्रोथ की रफ्तार सीमित है। इसलिए यूरोप को जितना फायदा मिलेगा उससे कहीं ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। यहीं पर भारत की कूटनीतिक ताकत भी साफ दिखाई देती है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन को खुद भारत आकर इस समझौते पर बातचीत करनी पड़ी।
यह साफ संकेत है कि अब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज भारत सिर्फ एक सस्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा पार्टनर है जिसके बिना ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर अधूरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, बाकी दुनिया का रिएक्शन क्या है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत के साथ एफटीए करने के लिए आज 50 से भी ज्यादा देश तैयार खड़े हैं। इनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई बड़े देश शामिल हैं। भारत ने 2025 में ही इन देशों की एक लिस्ट तैयार कर ली थी, लेकिन यूरोप के साथ इस ऐतिहासिक समझौते के बाद उस लिस्ट में और भी नाम जुड़ते जा रहे हैं। हर देश चाहता है कि उसे भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार तक सीधी पहुंच मिले। अब यहां अमेरिका की कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। जहां दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की सोच रहे हैं, वहीं अमेरिका अभी भी पुराने तरीके अपनाए हुए है। टैरिफ पर टैरिफ, दबाव की राजनीति और शर्तों का खेल। कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका इस वक्त भारत को लेकर सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर रहा है, क्योंकि जब दुनिया भारत के साथ हाथ मिला रही है, तब अमेरिका खुद को इस रेस में पीछे करता जा रहा है। आज हालात यह हैं कि भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड समझौता कर लिया है और अभी भी 25 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत चल रही है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं रहा, बल्कि वो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनने की ओर बढ़ चुका है। दोस्तों, अगर इस पूरी खबर को एक लाइन में समझना हो तो साफ है कि यह सिर्फ भारत और यूरोप के बीच हुआ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि यह उस सोच की हार है जो सालों तक भारत को कमजोर, निर्भर और सीमित मानती रही। यह समझौता इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी के दबाव में फैसले नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस यूरोपियन यूनियन ने 19 साल तक भारत को नियमों, शर्तों और बहानों में उलझाए रखा, आज वही यूरोप भारत की ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हुआ है। यह झुकाव अचानक नहीं आया, बल्कि भारत की लंबी रणनीति, मजबूत कूटनीति और आर्थिक आत्मविश्वास का नतीजा है। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल सप्लाई चेन अधूरी लगती है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, युवा आबादी, टेक्नोलॉजी में पकड़ और राजनीतिक स्थिरता ने दुनिया को यह समझा दिया है कि आने वाला वक्त भारत को नजरअंदाज करके नहीं गुजारा जा सकता। यूरोप के 27 अमीर देशों का भारत के साथ एफटीए साइन करना इस बात की मुहर है कि भारत अब लेने वाला नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। जो देश कभी भारत को रोकना चाहते थे, आज वही देश भारत की ग्रोथ में साझेदार बनने को मजबूर हैं। इस समझौते का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत की फैक्ट्रियों में दिखेगा, मजदूरों की जेब में दिखेगा, युवाओं के रोजगार में दिखेगा और भारत की वैश्विक छवि में दिखेगा। जब भारतीय प्रोडक्ट्स यूरोप के बाजारों में बिना भारी टैक्स के पहुंचेंगे, तब दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होगा। और यही वजह है कि आज सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा देश भारत के साथ एफटीए के लिए लाइन में खड़े हैं। यह लाइन किसी मजबूरी की नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अहमियत की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दुनिया भारत के साथ भविष्य की साझेदारी तलाश रही है, तब कुछ देश अभी भी पुराने दबाव और टैरिफ की राजनीति में फंसे हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जो देश वक्त के साथ नहीं बदलते, वे खुद को हाशिए पर ले जाते हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह एफटीए भारत की आर्थिक आजादी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह उस भारत की कहानी है जो इंतजार नहीं करता, बल्कि वक्त को अपने हिसाब से मोड़ देता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि भारत के साथ चलने का फैसला कर रही है।